लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी के पीछे दौड़ते हैं और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पीछे जिंदगी खुद दौड़ती है। ऐसी एक एथलीट, पावर लिफ्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। शेषाद्री सिंह। डॉक्टर शेषाद्री सिंह बड़े लंबे समय से पावर लिफ्टिंग में अपना जलवा दिखाती रही हैं। ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इनके जीवन में एक तूफान आया और इनके सारे सपनों को अपने साथ उड़ा कर ले गया, थ्रोट कैंसर की वजह से। और उसके पहले एक एक्सीडेंट की वजह से इनके करियर में ब्रेक लगा और आज ये दोबारा उठकर खड़ी हुई हैं। जिंदगी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? शेषाद्री सिंह जी ने कहा मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनना चाहूँगी। दूसरे प्लेयर्स, दूसरे एथलीट्स, उनको रास्ता दिखाऊंगी, गाइड करूँगी। बहुत स्वागत है आपका शेषाद्री सिंह जी हमारे स्टूडियो में। आप पहली बार आई हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमें पावर मिल रहा है। थैंक यू मैम। आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। और मेरे को भी लेट्स माइक्स चैनल पे आके बहुत खुशी हो रही है। आपके बचपन की तरफ मैं जाऊंगी जी। मैं ये सोचती हूँ कि एक ब्रेक लगा, आप दोबारा खड़ी हुई, वो तो बड़े होने के बाद। जी। बिल्कुल छोटे में जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि मुझे किस फील्ड में जाना है। माता पिता ज़्यादातर गाइड करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। आप ऐसे एथलीट्स की फैमिली से हैं और प्लेयर्स की फैमिली से हैं। मुझे आप सच बताइएगा, आपका सपना था स्पोर्ट्स में आने का या घर वालों ने तय किया था? जी मैम, मेरी फैमिली में मैं पहले बताना चाहूँगी, मेरे फादर सरदार हरपाल सिंह जी वो हॉकी के खिलाड़ी थे। मदर श्रीमती परमजीत कौर जी वो बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। और सिस्टर वो डॉक्टर खुशदीप कौर के वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी। और मेरी फैमिली में सभी, मेरा ब्रदर गुरपाल सिंह, हम सभी मतलब प्लेयरों की फैमिली में आते हैं। ठीक है। तो मेरा तो बचपन से ही तय था कि मतलब फैमिली ने तय किया हुआ था, पेरेंट्स ने, कि स्पोर्ट्स में जाना है। विशेषकर स्पोर्ट्स में आने के लिए जो प्रेरित किया वो मेरे मदर थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैंने स्पोर्ट्स में जाना है। तो मेरे को तो ये था मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन मेरे मदर को ये था कि मेरा ये सपना है आपकी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा हो। तो वो कई उनके ऐसे सपने थे जो मेरे में देखते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को ग्राउंड लेके जाना शुरू किया। मैं बताना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट टाइम ग्राउंड गई तो मैं अप्रोक्सीमेटली 4-5 ईयर की थी। इतनी छोटी एज में। तो मेरे मदर मेरे को मतलब उठा के वहाँ स्टेडियम में लेके गए। तो मैं बहुत छोटी थी, बहुत डरती भी थी। और कोई बच्चे का स्वभाव होता है कि वो निडर है, मैं थोड़ा सा डरपोक सा चाइल्ड थी। तो मम्मी मेरे को बोलते आपको टी शर्ट के पीछे एक दिन इंडिया लिखा होगा। मतलब जब बच्चा होश संभालता है ना, तभी मम्मी ने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि आपकी आंखों में डालने शुरू कर दिए कि आपको खिलाड़ी ही बनना है। फिर मेरे को ग्राउंड में ले जाते, मैं बच्चों को देखती रहती। फिर धीरे धीरे वो मेरे मदर का एक तरीका था मेरे अंदर स्पोर्ट्स के लिए प्यार पैदा करने का, इंटरेस्ट पैदा करने का। क्योंकि उनको ये था कि मेरी बेटी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने, जो कि बाद में मैंने उनका सपना पूरा भी किया। एक बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लिया, एक बार एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया। आपने पहली बार गोल्ड लिया था जी जी। और दूसरी बार सिल्वर आ गया। अब मैं यही आपसे सवाल करूंगी, ये गोल्ड सिल्वर में क्यों बदला? एक सवाल तो बनता है ना। जी, इसमें मतलब फर्स्ट टाइम गोल्ड आया, उसके बाद दोबारा मेरी इतनी अच्छी प्रेपरेशन थी कि मैंने एशिया में गोल्ड के साथ साथ एशियन रिकॉर्ड कायम करना है। लेकिन वहाँ मतलब जब हम सेकंड टाइम एशिया खेलने गए, वहाँ थोड़ा सा अधिकारियों के साथ मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं बैठी। थोड़ा सा मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र व्यवहार हुआ। ठीक है। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मेरे को उनकी बटरिंग नहीं करनी आती थी, जो कि वो चाहते थे।
ठीक है। लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट्स पर्सन्स की फैमिली में होने की वजह से मेरे को वो चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा पहले से ही भी प्रिपेयर थी। तो मैं वो चीज़ से बच तो गई, लेकिन मेरे साथ वहाँ जो मतलब मेरे साथ जो व्यवहार हुआ वो मेरे कंपटीशन से जस्ट एक दिन पहले हुआ। व्यवहार क्या हुआ, आप बता पाएंगे? ये आप क्या, ये सवाल मैं और जानना चाहूंगी कि इतने सारे अधिकारी जाते हैं, सारे अधिकारी तो बुरे नहीं होते, तो आप क्या किसी और अधिकारी से संपर्क करके सहायता नहीं ले सकते? क्योंकि अगर प्लेयर का परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर ये स्थिति आ रही है तो क्या उसको किसी और तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता है? जी, मेरा भी अगर सिल्वर मेडल आया उसमें भी एक अच्छे अधिकारी का ही रोल था। सारे अधिकारी, हम ये नहीं बोल सकते कि सभी फील्ड में सभी लोग ही मतलब बुरे ही हैं, है ना। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने एक कोच थे उनसे हेल्प मांगी और मेरी हेल्प की भी गई। क्या क्या हुआ था आपके साथ? उन्होंने अभद्र बोला या कोई व्यवहार ऐसा किया, कुछ आप अगर बताना चाहें? अभद्र बोलने से तो कोई अपसेट नहीं होता वैसे। अपसेट मैम, जब आपका करेक्टर, आपका ट्रेनिंग सब नीट एंड क्लीन है, ठीक है, सिर्फ आप उनकी बटरिंग नहीं कर रहे तो आप उनके कई सब ऐसे नहीं होते अधिकारी, एक आधा अधिकारी होता है तो वो आपको टारगेट करते हैं, ठीक है, आपसे कुछ फेवर मांगते हैं। लेकिन मतलब मेरे साथ के कुछ कोचेस अच्छे भी बहुत थे, तो मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने मेरी हेल्प भी की। लेकिन तब जब मैं सेकंड टाइम एशिया खेली तब भी मैं बहुत छोटी थी तब, और जब आपके साथ एकदम मतलब मैं हूँ या कोई और एथलीट है, हमने वो सोचा भी नहीं होता वैसे आपके साथ व्यवहार किया जाए, जहाँ आपको दो शब्द भी बोले जाएं और सुबह आपका कंपटीशन है, तो कोई भी एथलीट है वो सारी रात सो नहीं पाएगा, वो एकदम ये क्या हो गया ऐसे वाली कंडीशन में। विशेषकर जब आप पुरुष है और महिला प्लेयर को महिला होने के नाते बोल रहा है, हाँ, वो चीज बहुत हाँ, अंदर तक चुभती है। और अगर आप परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है आपकी और आप अनुशासन में भी रह रहे हो, उसके बावजूद अगर आपको कोई दो शब्द भी बिना मतलब के आपको नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ा अधिकारी बोल दे, तो आई थिंक वो शब्द भी आपको बहुत हार्म कर जाते हैं, क्योंकि आपकी एक डिसरिस्पेक्ट हो जाती है जो आप डिजर्व नहीं करते हो। तो सुबह मतलब सारी रात मैं टेंशन में हो गई, तो सुबह मेरा कंपटीशन हुआ, वो कंपटीशन में चाहे मेरा एशिया में सिल्वर मेडल आ गया, भारत आने के बाद सम्मान किया गया, लेकिन मेरे को वो चीज़ मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती कि मेरा वो जो एशिया में दोबारा गोल्ड रिपीट करने का सपना था, एशिया रिकॉर्ड होल्डर बनने का सपना था, वो सिर्फ उस अधिकारी की वजह से टूट गया। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या किया आपने, आपका जो स्टेप बाय स्टेप हाँ, कैसा रहा वो मुझे बताइए। देखिए, जैसे मैं पावर लिफ्टिंग करती रही हूँ, वेट लिफ्टिंग भी किया है और बॉक्सिंग में भी खेलती रही हूँ। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में मुझे पहले फर्क बता दो। जी, दोनों स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में लोहा ही उठाना होता है। पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, 3 हो गए और वो तीनों का टोटल होगा। टोटल अगर जिस हिसाब से आपका टोटल बनेगा उस हिसाब से मेडल आएगा, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में हो गया स्नैच, क्लीन एंड जर्क, फिर उसका टोटल होता है। टोटल के जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने स्नैच 100 किलो लगाया और क्लीन एंड जर्क 100 किलो लगाया, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, तो दोनों का टोटल 200 हो गया। तो टोटल के हिसाब से आपका मेडल डिसाइड होता है। उठाना दोनों गेम्स में लोहा ही है, टेक्निक अलग अलग हो गई, ठीक है ना। तो मैंने मतलब ये दोनों स्पोर्ट्स में यही डिफरेंस है। तो पावर लिफ्टिंग में आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस? पावर लिफ्टिंग में जो एशिया में वो वाला सेकंड टाइम एशिया वाला परफॉर्मेंस था ना, वो कैसे किया, क्या? वो मतलब बहुत सोच भी नहीं सकते थे मतलब कि इतना परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। जैसे मैं इंडिया में 232 kg स्क्वाट ट्रेनिंग में कर रखी थी और मेरे को ये था कि मैं वहाँ भी स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है, एशिया में भी, और इंडिया में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब जीत चुकी थी। और वहाँ जाके परफॉर्मेंस इस लेवल तक डाउन गई कि मैं बता भी नहीं सकती। आपकी मेरी लिफ्टें 60 किलो डाउन गई। मेरी फर्स्ट लिफ्ट एशिया में वो क्योंकि सारी रात जगती रही, खाना नहीं सही से खा पाई, तो फर्स्ट लिफ्ट फेल हुई। एक जैसे स्क्वाट है, स्क्वाट के हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर लिया तो हमें सेकंड अटेम्प्ट, मान लो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 160 kg किया है, तो सेकंड में आप उसको 180 200 कितना भी बढ़ा के कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी फर्स्ट लिफ्ट भी फेल हुई, सेकंड भी फेल हुई, थर्ड 3 में से एक लिफ्ट पास कर पाई। हाँ, जैसे मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मैंने जब
इंडिया में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, पहले गोल्ड भी लिया हुआ है, तो मैं अब दोबारा गोल्ड को रिपीट करके स्ट्रॉन्ग वुमेन, एशिया में स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती थी। और मेरी उसके लिए प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी थी और मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही थी उस वक्त भी। तो फिर जब वहाँ गई तो मेरे साथ जो जो व्यवहार हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मेंटली हर्ट हुई, अच्छे से खाना नहीं खा पाई। फिर एकदम ऐसे था, सुबह कंपटीशन है, शाम को मेरे को ऐसे हाँ इंसल्ट भी महसूस हुई कि वाई, क्या मतलब मेरी क्या गलती थी, बिना रीज़न के मेरे को क्या कुछ बोला गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद सुबह जब मेरा कंपटीशन हुआ तो स्क्वाड पे आ जाओ, स्क्वाड की फर्स्ट लिफ्ट फेल, सेकंड लिफ्ट फेल, एक लिफ्ट पास हुई। कहाँ मतलब जो मेरी पीक परफॉर्मेंस चल रही थी उससे 60 केजी लोड नहीं, मतलब कम वेट उठा पाई। और वो चीज़ का दुख। फिर अगला जो था फिर बेंच प्रेस था, बेंच प्रेस में भी एक बेंच प्रेस का लिफ्ट पास कर पाई। और डेड में भी ऐसे ही, मतलब ऑल ओवर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन। ये आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जो एथलीट पहले एशिया में गोल्ड ले चुका है तो दोबारा वो गोल्ड रिपीट करके वहाँ से स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब हासिल करना चाहेगा। और एशिया में एक बार गोल्ड लिया तो दोबारा मेरे को ये था कि 100% मैंने एशिया में रिकॉर्ड करना है, तो जो कि मिस हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है, नए बच्चे ज़्यादातर जी दो टेस्ट में आ जाते हैं और उनको या तो धोखे से पिला दिया जाता है या अननोइंगली वो इंटेक कर लेते हैं, ऐसी कोई मेडिसिन है। तो इसके लिए क्या कोई गाइडलाइंस है आपके यहाँ स्पोर्ट्स में? लोअर लेवल पे, अपर लेवल पे तो है? अपर लेवल पे तो मैम है। इसके लिए तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा पर्सनल थॉट ये है कि एथलीट्स को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो वो बहुत मतलब लेक्चर बहुत ज़्यादा कुछ अवेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा एथलीट बन कहाँ से रहा है? ज़्यादातर गांव के बच्चे ही एशिया में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया के और भी मेडल आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट अपनी नीति में एक अच्छा चेंज कर ले कि जैसे गांव से बच्चे खेल रहे हैं, गांव के छोटे स्टेडियमों से खेल रहे हैं, तो वो जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उनको अवेयर करने के लिए मंथ में 1 दिन 2 दिन, जैसा उनको स्केड्यूल सही लगे, वो एथलीट्स को, जो बच्चा है, छोटा बच्चा खेल रहा है, वहीं से उसको आप अवेयर करना शुरू कर दो ना कि ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की गाइडलाइंस हैं, ये मेडिसिन बैन है, और आप कुछ भी खाओगे, इवन कि आप एक पेन किलर भी खाओगे, उस पर भी साल्ट चेक करो। और बच्चा ये तब करेगा अगर वो अवेयर होगा। अवेयर कौन करेगा? इसमें कहीं ना कहीं अपने मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, कोई ओलंपिक संघ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको चाहिए। आप इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बहुत कर रही है एथलीट्स के लिए, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन गाँव के जहाँ से एथलीट बन रहा है तो वहाँ से क्यों नहीं किया जा सकता? इंडिया में टैलेंटेड एथलीट्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे ओलंपिक्स में मेडल कितने आ रहे हैं? कितनी आबादी है हमारी, मेडल कितने कम है, उसलिए पहुंच ही नहीं पाते। और जो गांव के टॉप के एथलीट्स हैं वो मतलब वहीं के वहीं रह जाते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं है। और कुछ एथलीट्स को खुद भी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, इतिहास सोशल मीडिया है, जब बच्चे हैं, यूथ है, हर चीज सोशल मीडिया पे देखता है, तो इसको भी तो कहीं सॉर्ट करे। और मैं सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो अभी खेलना शुरू ही हुए हैं, मेरा उनको सभी को यही मैसेज है कि आप खाली किसी पे डिपेंड मत रहो। आप आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आप वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, उनकी वेबसाइट है, सब कुछ उस पर पढ़ा है, आप चेक करो कि कौन कौन सा साल्ट उन्होंने बैन किया हुआ है। आप सेल्फ अवेयरनेस की ओर भी ध्यान जाओ, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए वो भी छोटे लेवल से, डिस्ट्रिक्ट जोन से ये चीज़ शुरू कर देना, ताकि ग्राउंड में बच्चा गया उसको नॉलेज हो कि ये चीज़ बैन है, ये खानी है, ये नहीं खानी। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हाँ, इसकी जो वेबसाइट है, हाँ, इसमें सारा कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, सब कुछ। और अगर आपको खुद टॉप लेवल पे जाना है तो खाली आप ट्रेनिंग तक सीमित मत रहो कि मैंने प्रैक्टिस कर ली। आप ये चीज़ों के लिए भी अवेयर हो, क्या रूल है। आपको खेल के साथ, आप खेल में बहुत अच्छे हो, आपको खेल के ये नियम नहीं पता, ये नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन बैन है, तो मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपने कोई ड्रग्स कुछ नहीं लिया, कोई दर्द की गोली या कुछ, मैं खाली दर्द की मेडिसिन को नहीं, कोई और भी मेडिसिन हैं जिसमें वो साल्ट पाए जाते हैं। आप अवेयर होंगे
तो ये चीज़ को मतलब ये चीज़ से निकल के आगे जा सकोगे। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं ना, प्लेयर्स एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, तो हमेशा प्लेयर के लिए बड़ी बुरी सोच आती है कि इस प्लेयर ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई बैंड मेडिसिन का यूज़ किया है ना। तो अब आपकी बात से ये लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई ऐसी चीज़ ली हो, अननोइंगली भी वो उस जगह पर उस चीज़ को लेकर चला जाता है और वो एंटी डोपिंग टेस्ट में वो आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही सुना है और ये चीज़ें मैंने भी बहुत बार सुनी है कि ऐसा होता है। लेकिन एक चीज़ और होती है, अब मुझे पता नहीं कि आप बताएंगी या नहीं, लेकिन एक चीज़ और होती है और वो बिल्कुल होती है। कई बार जो कोचेज होते हैं, अधिकारी होते हैं या जो प्लेयर होते हैं, एक ही स्पोर्ट्स के एक ही गेम के आपस में ही उनकी प्रतिस्पर्धा होती है। जब नेशनल खेल रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे रहते हैं, तो लगता है गोल्ड और सिल्वर और उसकी उनके बीच चल रही होती है फाइट, है ना। ये लोग खाने के टेबल पे एक दूसरे से बिल्कुल इतनी दूरी रखते हैं कि इनके खाने में कुछ ना मिलाएं, या जब वो अपने एरेना में जाते हैं उस एरिया में बैठे होते हैं तो अपनी पानी की बोतल ऐसे रखते हैं जैसे सामने वाला बिल्कुल दुश्मन है, आज कुछ कर गुजरेगा। और ये सुन के हमें सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये स्थिति है। आपने क्या कभी ये चीज़ नोट की? हाँ, सुना तो मैंने भी है कि ऐसा होता है और मैं खुद भी ये चीज़ें सुनने के बाद एक मेरे को फैमिली से मतलब वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं फैमिली वाले, तो पहले ही अवेयर किया हुआ था कि आपके साथ इस किस्म की पॉलिटिक्स हो सकती है। जो लोग कमज़ोर मानसिकता के होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, जो आपको स्टेज पे नहीं हरा पाते तो वो स्टेज से नीचे हराने के लिए किसी भी किस्म का षड्यंत्र रचते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, कोच भी ये काम करते हैं। हाँ, मैंने सुना है पर मैं अवेयर रही हूँ तो मैं ये चीज़ से बच पाई। कई बार उनको लगता है कि मेरा ये वाला जो शिष्य है ना, ये इसको मुझे आगे ले जाना है, तो वो भी गेम खेलते हैं और दूसरे खिलाड़ी के साथ वो इस तरह की हाँ, सुना है मैंने भी ये चीज़ें हैं। इसलिए मेरी खबर सही है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना है पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं सामने की बात। क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अवेयर रहती थी। आप स्पोर्ट्स पेरेंट्स के बच्चे हैं, हाँ। तो माता और पिता दोनों की तरफ से आपको बहुत अच्छी शिक्षण और एजुकेशन मिली हुई है। जी 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 बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा है कि मैं आज बहुत डाउन हूँ, या लगता है कि नहीं मैं कर नहीं सकती, मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे हैं प्लेयर्स, उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती रही हैं? मतलब भगवान ने ना मेरे को एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। एक सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट जो फैमिली में मेरा बॉर्न हुआ, और एक गॉड गिफ्ट उनकी मेरी मदर की बहुत बड़ी शिक्षा। मतलब मेरे साथ ऑलवेज यही रहता है कि जैसे मतलब मैंने कुछ करना है तो मैं अपना ज़्यादातर डिस्टर्ब तो कई बार हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना ज़्यादा फोकस बना के रखती हूँ कि नहीं, मेरा सुबह का टारगेट ये है, मैंने ये करना है कि उसको मैं अचीव करने की कोशिश करूँ। एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मेरा एशिया में सेकंड टाइम सिल्वर मेडल आया। अगर मैं फोकस्ड ना होती ना, तो जिस तरीके से मेरे साथ वहाँ व्यवहार हुआ और ऐसे एकदम अचानक हो गया सब कुछ, तो शायद मेरा वहाँ सिल्वर मेडल भी नहीं आता अगर मैं फोकस्ड ना होती। मेरे मन में जैसे फर्स्ट लिफ्ट फेल हुई मेरी, तो कोई भी एथलीट हो वो डीमोटिवेट हो जाता है। मैं अपने भी ले लेती हूँ कि नहीं यार, ये तो कोई फर्स्ट लिफ्ट ही फेल होगी, और इंडिया में मैंने जितना किया था उससे तो ये बहुत कम थी, फिर भी फेल होगी। लेकिन मैं मतलब जब मैंने कुछ करना होता है ना, तो मैं मेरी माँ के शब्द याद रखती हूँ। मेरी माँ ऑलवेज एक बात बोलती है, पुੱਤ तू साडा शेर है, स्टार हमेशा स्टार रहंदे ने। तो उनकी वो जो बात है ना, वो मेरे ऑलवेज कान में रहती है। और जब मेरे को कोई डीमोटिवेट करता है, करते हैं लोग, बहुत लोग होते हैं, खाली मेरे साथ नहीं, हर एक फील्ड में हर एक के साथ ऐसा होता है। कई लोग आपसे जलसी करते हैं और कई बार आप इसीलिए भी टारगेट पे आ जाते हो क्योंकि आप मतलब एक बोलते हैं ना कि मुंह फट इंसान है, जो दिल में है उसने बोल दिया सामने। कई लोगों को आदत होती है कि हमारी बटरिंग करे, कोई बच्चा नहीं करता तो वो टारगेट पे आ जाता है। लेकिन अगर वो एक शिक्षा है ना कि मतलब ये चीज़ मैंने करनी है, तो वो फोकस बना के रखती हूँ, कोशिश करती हूँ फोकस बना के रखने की। शेषाद्री जी, आपका सिल्वर जो था वो गोल्ड के टारगेट से सिल्वर पे फिसला, फिर शायद आपने सोचा होगा कि मुझे वापस से सिल्वर पे आना है, और इस बीच कुछ ईश्वर ने ऐसा रच रखा था कि आपको थ्रोट कैंसर हो गया, और कैंसर के दौरान जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो बोला कि आप बोल नहीं पाएंगी, और आज आप पहले की तरह बहुत बोल रही हैं। तो वो पूरा समय कैसे निकला, पहला तो ये सवाल। और एक और सवाल,
पीक पे जाने के बाद और एक सपना होता है ना जो मन में, उसके बाद जब डाउनफॉल आ जाता है तो कभी दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। आप उठी कैसे? पहले तो मैं जो मेरे साथ घटना हुई है वो बता देती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ एक, तब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनलैंड में होनी थी। अच्छा, ये एक्सीडेंट मतलब इससे अलग? हाँ, थायराइड कैंसर से पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था। तब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी और मेरे मदर का ना एक अलग ही सपना था। उनको ये था कि ये 2 गेम में, खाली पावर लिफ्टिंग में नहीं, वेट लिफ्टिंग में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पे खेले। उनको ये था कि मेरी बेटी दुनिया से कुछ अलग करेगी, कि वेट लिफ्टिंग मतलब 2 गेम में एक ही बच्चा 2 गेम में अंतर्राष्ट्रीय एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। और मैं वेट लिफ्टिंग में भी इंटर कॉलेज इंटरवर्सिटी अच्छा खेली हुई हूँ, अच्छा उस पर अच्छा पोजीशन पे चल रही थी। फिर मेरे साथ मतलब, और पावर लिफ्टिंग में भी एशिया में मेडल लेने के बाद मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुई हुई थी। मैं उसकी भी तैयारी कर रही थी, वेट लिफ्टिंग भी तैयारी कर रही थी। तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और आप ये देख लो, वो एक्सीडेंट ने, जो प्लेयर पूरी पीक परफॉर्मेंस पे चल रहा है, वो एशिया में जो सिल्वर मेडल आया, उसके बाद तो मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया दोबारा बनी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मैंने रिकॉर्ड कायम किया और फिर वो रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा रिकॉर्ड बनाया। मतलब बहुत पीक पे चल रही थी और वो चीज़ से मैं निकल गई थी। फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ने मतलब रातों रात तोड़ा इसीलिए, एक तो दूसरी गेम में भी मेरे को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है, वो सपना टूटा। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन, एक प्लेयर कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन कर होती है, तो वो चीज़ें वो हुई। फिर खेल फेडरेशन की तरफ से भी थोड़ा सा मतलब वो एकदम फिर दोबारा वैसा रवैया देखने को मिला। तो फिर मैंने रिकवर करने की कोशिश। टाइम लगा आपके रिकवरी? एक्सीडेंट के बाद तो मैं जल्दी रिकवरी कर ली थी, तो फिर मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी टाइम था, तो फिर एकदम मेरे साथ वहाँ भी एक पॉलिटिक्स हुई। मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि ये दोबारा पॉलिटिक्स क्यों रिपीट की गई है। सब चीज़ सही चल रही थी, परफॉर्मेंस दोबारा सही पकड़ने की कोशिश भी की मैंने, डिप्रेशन से निकलने की कोशिश की, तो दोबारा फिर बोला जा रहा है कि आपका वीज़ा नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं पूछा रीज़न, तो रीज़न पता नहीं। अब मेरा फ़र्ज़ तो ये था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दूं, मेरा डोप टेस्ट क्लियर हो। बहुत बार मेरा डोप टेस्ट हुआ, ऑलवेज़ मेरा डोप टेस्ट क्लियर रहता था, ठीक है। तो फिर मेरे को वो पॉलिटिक्स भी समझ में नहीं आई कि आप अगर किसी प्लेयर को परेशान करना है तो आप यही बोल दो कि वीज़ा नहीं लग रहा। और ये चीज मैं बताऊं, पैरालंपिक के जयपुर के एथलीट जयपुर से गए थे, राजस्थान के दूसरे राज्यों, दूसरे जिलों के एथलीट्स, उनके भी यही स्थिति रही, क्योंकि पैरालंपिक से साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू ही होती है ये चीज़ें, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा ये डॉक्यूमेंट यहीं रोक लिया था और फिर इनको दिल्ली जाना पड़ा, मिनिस्ट्री में जाके दौड़ लगानी पड़ी, तब जाके मिला। और ये जब गए तो 1-2 उनके जो कंपटीशन और जो थी प्रतियोगिताएं जिसमें उसको पार्टिसिपेट करना था, रनर थी वो, तो वो छूट गया। दूसरे या तीसरे उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाई, जबकि उसका ये था कि 2 या 3 मैं गोल्ड या मेडल्स लेके आऊँगी। पार्टिसिपेशन ही उसका 1 में हुआ, क्योंकि वो दिल्ली में बैठी हुई थी, स्पोर्ट्स वहाँ स्टार्ट हो चुका। मैम, आपकी बात से जो आप खुद ऑब्जर्व किए हो, देखे हो, आप उसी से अंदाज़ा लगा लो। कहने में हम बोल देते हैं कि वो 2-4 बार दिल्ली गई। एक प्लेयर का अगर एक टाइम का भी प्रैक्टिस मिस हो जाए ना, मान लो एक प्लेयर सुबह शाम 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, उसका एक मॉर्निंग का इवनिंग का एक सेशन भी मिस हो जाए ना, समझो परफॉर्मेंस डाउन। और किसी को बार बार चक्कर लगाने, तो वो एक प्लेयर है, अपनी इंडिया की पॉलिसी देखो आप, एक खिलाड़ी है, वो अपनी न्याय के लिए लड़े, अपने को साबित करने के लिए लड़े, जब वो परफॉर्मेंस दे। प्लेयर की परफॉर्मेंस कितनी स्टक होती है, ये भी एक किस्म की खिलाड़ियों के साथ पॉलिटिक्स ही होगी ना। कई खिलाड़ी इनके टारगेट, कोई किसी के टारगेट पे आ गया है, जहाँ किसी की वजह से इन्होंने परेशान करना है, ग्राउंड में वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये चीज़ हुई मेरे साथ, फिर मैं दोबारा अगेन डिप्रेशन में। फिर मेरे साथ 2019 नवंबर को फिर मेरे को थायराइड कैंसर हुआ। चीज़ें तो पहले से ही ख़राब चल रही थी, फिर वो जब थायराइड कैंसर का मतलब रिपोर्ट आया ना कि मेरे को वो है, तो उस दिन हॉस्पिटल में मैं और मेरी फ्रेंड थे जब रिपोर्ट लेने गए। मतलब मेरे लिए वो पल कितना भारी था, जब मेरे को, मेरी मदर को, मेरे पूरी फैमिली को बताना था। और मेरा ब्रदर सरदार गुरपाल सिंह, वो कनाडा में रहते हैं, सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है,
फैमिली पास हो फिर भी अलग बात है। जब भाई बहन विदेश में आए, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, तो जब हमने उनको कॉल करके बताना तो था, ही मजबूरी थी, बताना पड़ेगा। बोला होगा उनका वहाँ क्या हाल हुआ होगा। तो वो मतलब एक मेरे वजह से जो मेरी फैमिली ने झेला है, झेलने के बाद भी वो मेरे साथ खड़े रहे। जब मेरे सर्जरी होनी थी तो डॉक्टर ने ये तक बोल दिया आपकी वॉइस चली जाएगी। वो चीज़ ने और तोड़ा। फिर भी मेरी सर्जरी हुई, कैंसर सर्जरी, उससे कैसे कैसे करके मतलब मेरी जगह पे कोई भी हो, कितना कितना सहेगा बंदा। कभी कुछ हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी खेल फेडरेशन परेशान कर रही है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो तब भी मेरी मदर का मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मदर एक देवी हैं। इतना हौसला उनमें, इतनी हिम्मत उनमें, मैं अपनी लाइफ में इतनी हिम्मत वाले कोई इंसान नहीं देखा। मेरा सर्जरी हुआ, 8 दिन तक मेरे गले में पाइप डाला हुआ था, ठीक है, और ये पूरा काटा उन्होंने, अभी भी निशान। हाँ निशान है। तो फिर उसके बाद जब मैं 8 दिन बाद मतलब घर आई, सब हुआ, तो मेरे अच्छे से ज़्यादा मैं बैठी थी, पूरी अपसेट थी कि लाइफ के लगता ही है कि सब रास्ते बंद हो गए। कहाँ तो मेरे सपने बहुत ऊंचे थे, कहाँ कहाँ रह गई मैं। तो मेरे मदर ने मेरे को ऐसे अपने गोद में ऐसे लिया, हक किया, तो मेरे मदर रोए नहीं। मेरे मदर ने मेरे को बोला, पुੱਤ तू कल भी स्टार सी, ਅੱਜ भी स्टार है, ते आने वाले टाइम ਦਾ इस ਤੋਂ भी बड़ा स्टार है। तो फिर मैं रो पड़ी। मैं बोला मम्मी मेरे को तो मतलब 2 गेम में अंतर्राष्ट्रीय खेलना था, मेरे को ये करना था। तो फिर मेरे मम्मी ने बोला कई बार आपकी लाइफ में कोई हार्डल्स या कोई प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि ईश्वर ने आपको इससे कुछ बड़ा करवाना होता है। हो सकता है आप छोटा सोच रहे हो, आपको भगवान ने इससे भी ऊंची पदवी पे पहुंचाना हो, तो आप कम बैक तो करोगे, आपको कुछ बनना है। तो मैं सोच रही थी अब क्या बनूंगी, मेरा तो जिंदगी, मैं तो मतलब एक बच्चा जब 4 साल का ही ग्राउंड में जा रहा है, उसको पता ही नहीं है स्पोर्ट्स के बिना कुछ और दूसरा है ही नहीं है। तो फिर वहाँ भी मम्मी ने मोटिवेट किया। फिर थोड़ा वीकनेस भी हुआ क्योंकि सर्जरी का ट्रीटमेंट। फिर मैं एक चीज़ और मेरे को मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे बुरे तरीके से तोड़ रही थी। जब मेरा ये ट्रीटमेंट चला, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट था, तो हमारी बहुत प्रॉपर्टी भी बिकी। हाँ, और एक चीज़ और मेरे को मतलब झंझोड़ रही थी, जब हमारा मेडल आता है तो कोई भी बड़ा अधिकारी है, कोई भी है, हार पहनाएंगे, आप भारत की बेटियां हो, हमें आप पे गर्व है। लेकिन वही भारत की बेटी जब हॉस्पिटल में थी, जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, तो कोई नहीं आया। और फिर मैंने वहाँ अपनों को बगानों को पहचाना। अपने ही कुछ जो बहुत जिनको मैं खास दोस्त मानती थी, खास भाई बहन मानती थी, मतलब कि बहुत खास है, हमारी फैमिली के बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने वो रंग दिखाए कि फिर मेरे को समझ आ गया कि जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, बच्चे को ऑलवेज उनकी बात फॉलो करनी चाहिए। मेरे मदर हमेशा बोलते थे कि उगते सूरज को सलाम है, सूरज जब तक उगता रहा तब तक भारत की बेटियां हो। और हर एक मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए उतावला रहता था। जब ये कंडीशन हुई तो आप बिलीव नहीं करोगे, कई लोगों ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि बस अब तो कैंसर हो गया, अब मरने वाली है, अब मरने वाली है। फिर ये चीज़ों से निकलना था। उसके बाद कोविड का आ गया फेस, और घर में बंद। आप ये सोचो मेरी मदर ने कैसे हैंडल किया होगा। और मेरे को दिन रात वो चीज़ें दिखती थी कि ये इतनी हमारी प्रॉपर्टी थी, सिर्फ मेरे चक्कर में कि मैंने ऐसी गेम शुरू की, गेम से मेरे को कभी 1 रुपये की हेल्प गवर्नमेंट से नहीं मिली। मेरे मेडल्स आए तो गवर्नमेंट ने रिवार्ड के तौर पे बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों को ये देते हैं, देते होंगे, दिया होगा। मेरे को तो आज तक कुछ नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी किसी स्टेट की, सेंटर की गवर्नमेंट बोल दे कि हमने बच्चे के लिए ये किया है, कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो बड़ा कॉस्टली होता है। अगर अपनी फैमिली ने आपके बेयर किया है तो बहुत कॉस्टली, क्योंकि बाहर आना जाना वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। सबके पास कोच, एथलीट्स के लिए कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। फिर आपकी डाइट है। हाँ। तो ये तो बहुत कॉस्टली हो। हाँ, और फिर जैसे स्पोर्ट्स पर्सन मेडल लेके आता है तो उसको कुछ अवार्ड वगैरह मिलता है, वो अवार्ड के नाम पे अनाउंसमेंट ही होती थी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आज तक मेरे को कभी मिला नहीं। वो सारा मेरी फैमिली ने किया। फिर उसके बाद अच्छा, शुरू किया। इसका मतलब ये है कि मीडिया में या बड़े बड़े मंचों से जो हम लोग अवार्ड की बातें सुनते हैं, घोषणाएं सुनते हैं, और हम लिखते भी हैं उसको मीडिया में, ये मिल रहा है, वो मिलता सच में नहीं है। मतलब मिलता होगा लोगों को। मैं तो मेरी बात करूंगी
मिलता होगा, लोगों को मिलता होगा। मैं मेरी बात तो करूंगी, मैं ये मान के चलूंगी कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। जो मेरे को तो नहीं मिला। किसी के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, हर एक का अलग एक्सपीरियंस है, मिलता भी होगा। पर मेरे को क्यों नहीं मिला ये आज तक मेरे को भी नहीं समझ आया। जा तो ये था कि मेरे को एकदम हटना पड़ गया। मैं मतलब ये कैंसर की वजह से थोड़ा स्पोर्ट्स से ही बिल्कुल अनटच हो गई। ठीक है, कैश प्राइज तो दूर की बात है, जॉब तो बहुत परे की बात है। एक अगर हम मतलब सबसे बड़ा क्या चीज़ होती है, आपके जवान के दो शब्द। जब मेरे को प्रॉब्लम हुई, मैं जिंदगी मौत से लड़ रही थी, किसी अधिकारी के मुंह से दो शब्द नहीं निकले कि तुम इंडिया के लिए मेडल लेके आई हो, कोई बात नहीं दोबारा अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं। वो भारत की बेटियां बोलने वाले कहाँ गए, मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा। के लिए बोलते हाँ, 2 दिन के लिए बोलते। तो ऐसे ही सेना के लिए भी होता है, 2 दिन के लिए लोगों का उबाल आता है बिल्कुल। हाँ। शौर्य को देख के उसके बाद सब भूल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं मतलब जब कोविड का लॉकडाउन हटा, तो फिर इंडिया में तो अगर कोई घर में हाल जानने भी आए ना, तो भी ऐसे हाल जाने कि वो इसकी तो किस्मत बहुत ख़राब है, होता है ऐसे, है ना। जो रियलिटी है, रियलिटी तो रियलिटी है। तो मेरे साथ भी, तो मम्मी ने सोचा ये तो इसको यहाँ पूरा डिप्रेस कर देंगे। तो फिर मेरे ब्रदर कनाडा में रहते हैं, गुरपाल सिंह जी। तो मेरे भैया ने बोला, मैं एक दिन मेरे से बात की, मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि कुछ नहीं होता, कौन क्या बोलता है, हमारी कितनी प्रॉपर्टी बिक गई पहले स्पोर्ट्स के लिए, फिर ट्रीटमेंट के लिए, तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलवेज स्टार। मेरे आसपास मेरी फैमिली का इन्वायरमेंट इतना अच्छा था कि वो जो नेगेटिविटी थी ना, मतलब वो बाहर की बाहर ही रह जाती थी। न्यूट्रलाइज हो जाती है। हाँ, तो फिर मैं कनाडा गई। तो कनाडा गई, फिर मैंने मतलब जब मैं कनाडा गई ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लॉन्ग टाइम डिप्रेशन, कैंसर, टॉर्चर सब चीज़ सहने के बाद मेरी ये कंडीशन हो चुकी थी कि मैं 4 लोगों में बैठ के बात करने से भी मेरे हाथ कांपते थे, कॉन्फिडेंस लूज। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग कैंसर से ज़्यादा खतरनाक डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन बंदे को ज़्यादा तोड़ता है। कैंसर का अगर आप विल पावर अच्छी है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो इस चीज़ से तो आप निकल सकते हो। लेकिन डिप्रेशन कितना खतरनाक होता है वो मेरे को पता है। फिर मेरे भैया ने वहाँ धीरे धीरे मेरे को संभाला, फिर उन्होंने मेरा जिम का कार्ड बना के दिया, फिर मैं धीरे धीरे जिम जाने लगी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साल बाद पहले दिन जिम में गई ना, तुम जो लड़की 200 किलो 232 किलो स्क्वाट लगा रही है, 105 किलो बेंच प्रेस लगा रही है और बहुत अच्छा फिटनेस है उसका, वो 2 किलो का डंबल भी ऐसे उठा रही थी, हाथ कांप रहे थे। तो फिर दोबारा रिकवर करना, फिर मेरे ब्रदर ने मेरे पे वहाँ भी बहुत पैसा खर्च किया, बहुत एफर्ट किया। तो उसके बाद इंडिया में फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा था 2023 में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ये NIS पटियाला में फर्स्ट बैच था। तो फिर मेरे मदर ने फिर दोबारा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट। यही आपका डाइवर्जन आ गया, आपने वो पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग छोड़ के अब इधर हाँ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में आ गए। तो फिर मेरे मम्मी ने मतलब वहाँ NIS पटियाला गए। आप फिर देखो, एक माँ की विल पावर, एक माँ की एफर्ट, जिसने अपनी बेटी को हारने नहीं दिया। वो खुद मतलब मेरे पेरेंट्स NIS पटियाला गए कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कि ये स्पोर्ट्स में कौन सी स्टडी कर सकती है। वो पता किया तो वहाँ उनको पता लगा कि ऐसे करके कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग NIS में पहली बार करवाया जाएगा। बाहर तो होता था, NIS में पहली बार कराया जाएगा। जैसे बाहर है ये। हाँ, और कोई और भी सर्टिफिकेशन होती होगी, पर NIS पटियाला एक माना हुआ वो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक बोला जाता है कि मक्का है ना। तो वहाँ फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो और 2-3 कोर्स और थे, तो मैंने ये चॉइस किया जी। ये कोर्स चॉइस करने के एक तो रीज़न मेरे निजी भी थे, स्ट्रेंथ डेवलप करना और रीहैब, इंजरी के बाद कैसे रिकवर करना है, उस सोच को लेके मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया, वो भी एक चैलेंज था। आप 8-9 साल से स्पोर्ट्स से भी दूर हो, आप 8-9 साल से स्टडी से भी दूर हो, फिर एकदम आप आके एक साइंस सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, आप उसकी तैयारी करके एंट्रेंस पेपर दे रहे हो। और फिर मैंने जो बोलते हैं कि खिलाड़ी खाली खेल में अच्छे होते हैं, स्टडी में खिलाड़ियों का हाथ बहुत कमज़ोर होता है, वो चीज़ लोगों की वो मेंटालिटी भी तोड़ी। तो फिर मैंने एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स आया मेरा, फिर इंटरव्यू हुआ, वो भी क्लियर हुआ। फिर मैंने एंड में NIS पटियाला से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का डिप्लोमा A ग्रेड से क्लियर किया। अरे वाह।
और इसके बीच में एक और मैंने अचीवमेंट की, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 1 कोच कप, वो भी क्लियर कर लिया। बड़ी हिम्मत है आप में। सिर्फ परिवार की बात नहीं है या भाई की बात नहीं, अगर आप में हिम्मत नहीं होती ना तो ये पूरा परिवार जुड़ के भी आपको कभी खड़ा नहीं कर सकता था। अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए पहली चीज, उसके बाद उसमें फिर दूसरे लोग अपनी अपनी शक्ति झोंक सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स पर्सन को भी और बिना स्पोर्ट्स के, चाहे वो कोई भी फील्ड है ना, आप जितना मैं लगातार 10 साल प्रॉब्लम्स झेल लिए है ना, कभी इंजरी हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी मेरे साथ कुछ हो रहा है ना, उस वक्त ना आप, अगर आपको वो चीज़ों से निकलना है, जब इतना ख़राब टाइम आता है तो अच्छा टाइम तो कभी ना कभी आता है, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों से निकलना है ना, आपको जो लोग नेगेटिव बात बोलते हैं उससे बात ही मत करो, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। और जो आपको कोई पॉजिटिव बात बोलता है उनकी बातें दिमाग में फीड कर लो, मेरे हिसाब से, अगर आपको आगे निकलना है। जैसे मेरे मदर की एक बात आज भी, कई कई बार मैं डावाडोल हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेके, थोड़ा सा डिप्रेस में जल्दी हो जाती हूँ, तो मेरे मदर की एक बात, आप स्टार हो, स्टार ही रहोगे, आप बाय बॉर्न स्टार हो। उनको मेरे में, जब मैं बिल्कुल बेड पे पड़ी थी, मेरे मेरे मतलब मेरे में वीकनेस इतनी थी, इतनी सर्जरियाँ हो रही थी, तब भी मेरी माँ के लिए मैं स्टार थी। और उनका एक बात, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लूज भी होने लग जाता है ना, तो मेरे ज़्यादा आ जाता है। मेरी माँ ने ऐसे बोला था, ठीक है। और मेरा ब्रदर, मतलब वो एक, ये कह सकती हूँ मैं कि मेरी लाइफ में मेरे को नहीं पता भगवान क्या है, पर मैंने ना भगवान को, मेरे भाई मेरे लिए भगवान समान है। इतना उसने मोटिवेट करना, और कभी अगर मैं बोल भी दूँ ना उसको कि मेरी सर्जरी हुई, इतना खर्चा हो गया, हमारी इतनी प्रॉपर्टियाँ बिकी मेरे चक्कर में, तो मेरे को क्या बोलेगा, नहीं नहीं तुमको आगे बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हारे कर्मों का खा रहे हैं। आप ये शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग अगर आपके आसपास है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और आज आप कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रही हैं। आप लाइफस्टाइल कोच भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप अभी स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग फील्ड के, उनको भी मोटिवेट करती हैं, एथलीट्स को भी आप गाइड कर रही हैं, आप फैशन आइकन भी हैं। आपका मुझे लगता है, सुना है कोई ब्रांड है जो फैशन का ब्रांड है। क्लोथिंग ब्रांड। आप तो मल्टीपल काम कर रही हैं, तो इतनी सारी चीज़ों में आपका डाइवर्जन ये कैसे हुआ? ये देखो, एक तो मैं अभी, अब मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। एक तो मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ, तो एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मैं काफ़ी प्लेयर्स के साथ काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं, इसमें प्लेयर्स किस तरह के होते हैं? नॉर्मल होते हैं या जो जिनको रिहैब करना है, बीच में उनका ब्रेक हो गया किसी वजह से, किस तरह के? सब तरह के प्लेयर होते हैं, सब तरह के, सब जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स हैं ना, इनकी ज़रूरत हर एक गेम में पड़ती है। हर एक, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है, कोई भी गेम है, वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि स्ट्रेंथ हर एक में आपको डेवलप करना है। और कई बार जैसे इंजरी होगी, मान लो एक फॉर एग्जांपल, हमारे नी पे बहुत, जैसे कई खिलाड़ियों के नी पे इंजरी हो गई है, तो हमने दोबारा रिहैब करना है, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हर एक स्पोर्ट्स में पड़ती है। तो मैं उसमें काफ़ी प्लेयर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्लेयरों को मतलब गाइड कर रही हूँ। उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि जैसे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं सोचती हूँ आपको कुछ ना कुछ, जब आपको भगवान ने एक रीबर्थ हुआ है, नई लाइफ दी है ना। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मेरी क्लास में मैं उसको ब्रदर ही बोलती हूँ, विक्रांत सिंह, तो वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में मेरे साथ था। जब मैं इतने टाइम बाद दोबारा कोर्स ज्वाइन किया ना, तो वो मेरे को बोलता था, मतलब मेरी स्टोरी सुना हुआ था कि इतनी स्ट्रगल के बाद सभी बच्चे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो विक्रांत ने मेरे को एक बात बोली, सिस्टर आपका तो रीबर्थ हुआ है, आप तो दोबारा स्टार बनोगे। तो वो जब मतलब भगवान ने दोबारा जन्म दिया है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस जन्म को किसी अच्छे काम पे लगाऊं। और अगर मेरे को लगता है कि कोई खिलाड़ी है वो डिमोटिवेट हो रहा है, मैं अपना, चाहे मेरा कितना ज़रूरी काम हो, मैं वो छोड़ के उसको जितना मेरे से हो सकता है मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, उसको मोटिवेट करती हूँ। फिर इसके साथ साथ मैंने मतलब क्लोथिंग ब्रांड है सांच बाय शादरी सिंह, तो फिर मैंने ये कोच के साथ साथ मैंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है। तो अभी मैं मेरे ब्रांड के लिए भी काम कर रही हूँ। आपका कोई आउटलेट है, शोरूम? ये मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है और इंस्टा पे है और ऑनलाइन सांच। आप ऑनलाइन ही वो पूरा? हाँ हाँ, क्योंकि इसको मैंने अभी शुरू किया है, क्लोथिंग ब्रांड को अभी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर ही हुआ है, तो मैं इसको धीरे धीरे अपग्रेड करूँगी, ताकि जो हमारा मतलब
हिंदुस्तान की कसीदाकारी है हमारे इंडिया में हर एक फील्ड में, चाहे आप सिंगिंग देख लो, चाहे आप कसीदाकारी के कोई आर्टिस्ट देख लो, उनको सांझ का टारगेट यही है, मेरा मिशन यही है कि उनको भी एक मंच पे लेके आऊँ, क्योंकि उनको एक मंच मिले, वो अच्छे से मतलब उसमें भी मैं कारीगर के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। अब तो राजस्थान में रहती है, यहाँ तो कारीगर बड़े सच में कारीगर हैं। कारीगर सच में कारीगर है। और खाली इसमें आप बोल सकते हैं कि जैसे कसीदाकारी के, कढ़ाई के, और क्या बांधनी, अपने पास कितनी, राजस्थान को ही ले लो, इंडिया में तो क्या कहना, आप एक राजस्थान को ही देख लो, कितना ऐसे मतलब पूरी दुनिया में कलरफुल, राजस्थान कलरफुल उसके नाम से फेमस है, कि राजस्थान में ही देख लो आप, जयपुर में कुछ है, आप यहाँ से बाड़मेर चले जाओ, वहाँ का अलग है। अगर हम इसको ही इकट्ठा करने लग जाएं तो जो सांझ का मिशन है, सांझ के मिशन मतलब सांझ को टारगेट, जो मेरा टारगेट है सांझ के लिए, उसको अचीव करने के लिए अभी टाइम लगेगा। मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, पर मैं वो काम करना चाह रही हूँ जिसमें जो मेरे साथ जुड़े ना, चाहे कोई कारीगर है, चाहे कोई खिलाड़ी है, उसको एक मेंटली सपोर्ट रहे और उसको सुकून महसूस हो। चलिए अब मैं इस सांस से वापस आती हूँ स्पोर्ट्स में। जी अब एक गड़बड़ चीज और सुनी है मैंने, उस पर भी मैं पूछूंगी। स्पोर्ट्स में अलग अलग जितने भी फील्ड हैं, यहाँ महिलाएं काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन जब वहाँ जाकर ये देश शोषण की घटनाओं को उजागर करती हैं या बोलती हैं, कई बार वो सच भी होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, जी क्योंकि जब इंटरनल कमेटी जांच करती है तो बात कुछ और निकलती है। जी। लेकिन मुझे सच में आप ये बताइए कि क्या घटनाएं होती नहीं हैं? इतना क्लियर है सब कुछ? फेयर तो नहीं है ये, टू बी वेरी ऑनेस्टली, पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि सभी अधिकारी खराब हैं। ऑलवेज ही सब कुछ गलत होता है। अगर आप अवेयर हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपके साथ कोई 1-आधा% केस को छोड़ के, जो मेरा तजर्बा है, कि आपके साथ कोई गलत कर सकता है अगर आप अवेयर हो। पर होता है, ये मैंने भी सुना। क्योंकि ये सब चीज़ें सुनने के बाद लगता है कि जब महिलाएं इतने स्ट्रांग हैं, अपने आप को इस तरह से आगे ले जाकर बड़े बड़े मंचों पे खड़ी हो रही हैं, और उनके साथ भी जब ये स्थिति आती है तो फिर वो स्ट्रांगनेस कहाँ गई, और स्ट्रांगनेस का मतलब क्या? हाँ वो तो है, वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर आप अवेयर हो जाए चीज़ों को लेके तो आप मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा सिस्टम ही खराब है। कुछ लोग होते हैं, वो खाली स्पोर्ट्स में नहीं, वो आपको हर एक फील्ड में मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम खाली स्पोर्ट्स के उसको वो नहीं कर सकते। जैसे मेरे साथ भी, मेरे को किसी ने 4 शब्द ऐसे बोले, बिना मतलब का टारगेट किया है ना, उसमें भी उनका कोई माइंड होगा। लेकिन मैं ये थोड़ी बोल सकते सारे अधिकारी खराब थे। मेरी हेल्प भी तो अधिकारी नहीं की, मेरे को हेल्प मतलब बचाया भी वहां से एक अधिकारी ने। तो ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में पूरा ही क्या मतलब मैं ये समझूं कि आपको वहां पे भी सही कौन है गलत कौन है इसका आपको ज्ञान और भान होना चाहिए, जी बिल्कुल है ना, इसकी समझ होनी चाहिए। और दूसरी चीज, बहुत तेज भागने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप शॉर्टकट मारते हैं तो ऐसे लोग आपकी मेंटेलिटी को समझते हैं और उस हिसाब से आपको यूज करते हैं, कैश करते हैं, केस कर, है ना। और मैं मतलब अपने एथलीट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि किसी भी चीज में, चाहे वो आप कुछ डोपिंग का अपने क्वेश्चन पुट किया था, जैसे शोषण वाली बात होगी, आप किसी भी चीज में शॉर्टकट की सोचिए भी मत। अगर आपको किसी भी फील्ड में लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है तो आप शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते, और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मान लो आपको किसी ने परेशान कर दिया, आप उससे मेंटली अपसेट हो गए, मैं भी हुई हूँ, ठीक है। अगर आप अपने काम पे फोकस्ड हो, कोई इंसान आपकी मेहनत में आपको परेशान कर रहा है, अगर आप मेहनत करके अपने टारगेट पे अड़ेंगो कि मैंने ये चीज़ करनी है तो करनी है, कब तक आपको परेशान करेगा? आपका टारगेट है, आपकी हार्ड वर्क है, तो आप वो चीज़ से निकल ही जाओगे। और कभी कभी जो चीज़ें हम सोसाइटी में सुनते हैं, इसका रीज़न ये भी होता है, कुछ तो 1-आधे लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ ये शॉर्टकट वाला सिस्टम है, ये भी गलत है। अब एक चीज और है इसमें, कई बार महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करती हैं कि सामने वाला फंस जाए, जबकि वो फेयर होता है। और ऐसे स्पोर्ट्स में कई एग्जाम्पल सामने आए हैं कि वो महिला प्लेयर ही गलत थे। जी होता है, सब चीज़ें होती हैं, मैंने सब सुनी हैं, लेकिन सब चीज़ों का एक ही आंसर है,
आप शॉर्टकट यूज़ मत करो। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप शोषण से बचना चाहते हो, लेकिन आप दूसरे को भी शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। हाँ। क्योंकि वहां पहुंचकर आपके अंदर पार आ जाती है और आपको पता है कि सारी चीजों को कैसे मुझे मैनेज करना है, मैनेज करना है। सामने वाले को मुझे कैसे डाउन करना है। तो ये गेम भी महिलाएं खेलती हैं वहां पे? ये मैंने मतलब मैं नहीं देखा है, सुना है। मैं मेरे जो मेरा क्या बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। जो चीज़ मतलब मेरे साथ हुई है मैं वो बता सकती हूँ। मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, मेरे साथ अच्छा भी बहुत हुआ, खराब क्या हुआ मैं तो मेरा बता सकती हूँ ना। और मेरे को किसी के साथ हर एक, क्योंकि कई बार रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है। अब रील में क्या दिख रहा है, रियल में क्या है, वो तो जो हुआ जिसके साथ हुआ है वो जाने, जिसने किया है वो जाने। हम किसी दूसरे को लेके कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब मैं सरकार और खेल पॉलिसी पे तो आपका कमेंट चाहूंगी। आज जो खेलों की स्थितियां है और आपने जो स्ट्रगल किया अपने आप को खड़े करने के लिए, जब तक आप खेल रहे थे, आप एथलीट थी, क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से और एथलीट से भी? आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने आप को किस तरह बदलें कि आज के समय के साथ चल पाए? मैं तो पहले तो मैं एथलीट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुद भी सेल्फ अवेयर हो। कई क्या होता है, जैसे हमारे गांव में, अपने इंडिया के ही देख लो, जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, आज नामी एथलीट्स हैं, सब गांव से निकले हुए हैं। मैं भी गांव की ही हूँ, ठीक है। तो प्लेयरों को खुद सेल्फ अवेयर होना चाहिए। किसी को बोलना कि मतलब डोपिंग वाले बात पे ही आ जाते हैं हम, कि ये बोलना कि इसने मेरे को ये दे दिया, मतलब मेरे को पता नहीं था। आज से 10-12 साल पहले कंडीशन और थी जब मैं खेल रही थी। आज कंडीशन ये है, आज सोशल मीडिया पे आप कुछ भी चेक कर लो, बहुत चीज़ों के लिए आपको नॉलेज हो जाती है। गवर्नमेंट का मैम, मैं तो एक जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हमारे खेल मंत्री जी हैं, मेरी उनसे यही बेनती है कि हमारे एथलीट अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक तो बहुत बाद में जा पाते हैं। पहले हमारी स्पोर्ट्स कहाँ से शुरू हो रही है? गांव से शुरू हो रही है। गांव के बच्चे सीधे साधे हैं, तो वो मतलब आप गांव में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जहाँ भी आपके कोचेज ट्रेनिंग करा रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहे हैं, आप वहीं से उनको इतना अवेयर कर दो कि ये आपके राइट्स हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको यहाँ कंप्लेंट करनी है फर्स्ट। और उससे पहले आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जितना ट्रेनिंग मैटर कर रहा है स्पोर्ट्स में, उतना ही मैटर कर रहा है प्लेयर की डाइट। वो क्या खा रहा है, कौन सा प्रोटीन खा रहा है, कहाँ क्या उसमें सप्लीमेंट की, क्या आयरन की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो एक गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप एक ऐसा डॉक्टर प्रोवाइड कराओ हर एक ज़िले में, जो जाके न्यूट्रिशन वाले मतलब डाइटिशियन अपॉइंट करो, जो वहाँ ग्राउंड में जाके बच्चों को अवेयर कर सके कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपको ये खानी है, ये नहीं खानी। जब एथलीट बेस डिस्ट्रिक्ट से ही, बेस लेवल से ही अवेयर हो जाएगा, उसको सब चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, आई थिंक वो शोषण नहीं हो सकता उसके साथ। जहाँ शोषण की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। और ये जो प्लेयर कोई डोप में आ भी जाते हैं, उनकी वहाँ गलती होती है या नहीं होती वो तो बाद का मैटर है, लेकिन आप उसको अवेयर ही कर दो कि वो ये चीज़ों में फंसी ना पाए। और फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके, उसमें आपका गवर्नमेंट से क्या कहना है? मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि आप फेयर रहो। हर एक खिलाड़ी को बराबर सम्मान, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये नहीं है जब कोई खिलाड़ी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और खिलाड़ी है, किसी का दिल नहीं करता कि आप आके बोलो कि मेरे को गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। आप फेयर रहो। आपका जो पॉलिसी है, आप किसी जो आप एशिया मेडल के लिए फंड का अनाउंसमेंट करते हो, या किसी प्लेयर को जैसे एक कोई प्रॉब्लम होगी, खाली मेडल का भी नहीं, मैं गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरे साथ मेरी फैमिली थी तो मैं वो चीज़ों से निकल गई। हर एक को फैमिली फाइनेंशियल भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकती, और वो फैमिली की क्या कंडीशन हुई होगी जब वो जो ट्रीटमेंट करा रही थी, उनकी बच्ची लगातार झेल रही थी, तो मतलब प्रॉपर्टियाँ भी बिकी उनकी। हर एक ऐसा नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, अगर किसी प्लेयर को इंजरी होगी, कोई बीमार हो गया, तो उसको भी गवर्नमेंट हेल्प करे। आफ्टर ऑल खिलाड़ी खेल रहे हैं इंडिया का नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी स्टेट का नाम ऊंचा करने के लिए, तो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई प्लेयर को इंजरी होगी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो गवर्नमेंट फेयर पॉलिसी के हिसाब से उसकी हेल्प करे। और एक चीज़ मुझे और लगता है, जब हमारे प्लेयर हैं इंटरनेशनल या बड़े स्पोर्ट्स में जाकर आते हैं, बाहर से ओलंपिक्स में आते हैं, पैरालंपिक्स में, तो इनको बहुत अवार्ड मिलते हैं,
फाइनेंशियली भी इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। बड़ी कैश जो राशि मिलती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, नॉर्मली तो इतना अर्न भी नहीं कर सकता बैठे बैठे नहीं। क्या ये राशि उस समय देने के बजाय क्या शुरू से जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा है, स्टेट लेवल खेल रहा है, नेशनल तक जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को उस समय नहीं देनी चाहिए? जो जिस लेवल पे गवर्नमेंट जाके देती है वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उसको उतनी ज़रूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि वो इतना रिच हो चुका होता है और ब्रांडिंग के नाम पे उनके पास इतने सारे ब्रांड्स आ चुके होते हैं खुद एंडोर्स करने के लिए। जी जी बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये चीज़ मतलब अब एक खिलाड़ी है, जब तो वो ओलंपिक्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले आया, आपने करोड़ों की अनाउंसमेंट कर दी, उसको करोड़ों रुपए दे दिया, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? पहली बात। दूसरी बात, और भी खिलाड़ी हैं जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो डाइट की वजह से, किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोच पहुँच। कितने महंगे होते हैं, आप हाँ, कोच भी आप हाँ, ऐसे नहीं तो रख सकते ना। हाँ, और आजकल कंपटीशन कितना है, कितना हार्ड कंपटीशन है। तो जब मेडल आ गया तो आप बहुत कुछ दे रहे हो, ठीक है। जब खिलाड़ी खेलना चाह रहा है तो जब उसको भी दो, बनने का समय है। बनने का समय। और बहुत ऐसे इंडिया में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। इंडिया के पास अच्छे अच्छे गांव के बच्चे देख लो आप, कितना अच्छा खेल रहे हैं। उनको अगर बेस लेवल से ही अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट हो, अच्छी अवेयरनेस हो, तो आई थिंक भारत का ओलंपिक्स जो मेडल की सूची होती है उसमें 1 नंबर पे जा सकता है भारत। आप स्पोर्ट्स के बारे में तो इतना सोचते हैं, आज के बच्चों के बारे में भी सोच रही हैं जो एथलीट बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, उनको आगे स्ट्रेंथ। और मेरा मिशन भी यही है कि मैं मतलब जो स्पोर्ट्स में मेरे को कमियां देखने को मिली, जो मैंने झेला है, मेरा लाइफ का मतलब एंड तक, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं खिलाड़ियों के लिए कि कुछ खिलाड़ियों के लिए अच्छा हो, कुछ कर सकूं, मैं अपना मतलब वो चीज़ के लिए मैं निडरता से खड़ी रहूंगी। और कुछ करने की इच्छा अभी भी है कि मैं करूंगी दोबारा। और अपने में कुछ सोचा है आगे अपनी लाइफ के लिए? क्योंकि आप अब सब कुछ आपको मिल गया, बहुत बड़ा ब्रांड आप खड़ा कर रहे हैं, आगे लाइफ को किस तरफ ले जाना है इसके बाद? आगे बस अब देखूंगी, आगे अपना लाइफ सेटल करूंगी, शादी करूंगी, घर वाले, आगे जो घर वालों का डिसीजन होगा। पसंद कर रखा है? नहीं नहीं पसंद वाली अभी तक कोई बात नहीं है। नहीं पसंद कर रखा है तो आप हमें बता सकती हैं, हम फोटो देखने को नहीं बोलते। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई एथलीट होगा या कोई इंटरनेशनल प्लेयर होगा? जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स पर्सन ही हो, घर वाले जहाँ शादी करेंगी वही हाथ से। बंद करके कर लें, इतना भरोसा है? आप ये देख लो, एक लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया उनके हौसलों ने, तो वो नहीं सही डिसीजन लेंगे, कौन लेगा, है ना। और जब मैं बिल्कुल सब चीज़ खत्म हो गई थी तो भी उन्हीं का डिसीजन था कि आप इस फील्ड में आओगे, आगे जाओगे। आज देख लो, आगे गई भी हूँ, फिर लाइफस्टाइल के कवर पे भी आई हूँ, ये सब वही घर से ही है सब चीज़। अच्छा, लाइफस्टाइल मैगजीन के कवर पे आई हैं? जी जी जी। बहुत सुंदर, ये तो मुझे नई बात पता चली। हाँ तो आप एक मॉडल भी हैं फिर तो। मॉडलिंग कर रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर डॉक्टर शेषाद्री सिंह जी। आपकी सचमुच जो कहानी है ना, बहुत प्रेरणास्पद है। कहाँ इतने हाइट पर थे, कहाँ एकदम डाउनफॉल आया, फिर दोबारा उठ गए। तो ये सुनने में कहानी लग रही है, लेकिन सच में ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो डॉक्टर शेषाद्री सिंह ने अपनी ज़िंदगी में झेला है। और अब वो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रही हैं, अपने साथ बहुत सारे एथलीट बच्चों को ले चल रही हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके स्ट्रेंथन एंड कंडीशनिंग के लिए वो उनको अपने साथ रखती हैं, उनको अपने जीवन की बातें सुनाती हैं और आगे उन्हें जो कुछ भी करना है, जिस भी एथलेटिक्स में जाना है, उसके लिए उनको गाइड करती हैं। इतनी प्रेरणास्पद हमारे यहाँ आज एक हस्ती मौजूद रही। हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर